तो सब मिट गया, ठीक है, जो लिखा था हमने। लेकिन फाइनली मुझे एक स्टूडेंट ने रिजल्ट भेज दिया है, तो मैं उस रिजल्ट को यूज़ कर लेता हूँ कि एच ऑफ एक्स ऑफ, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया था जो 21 पे हमें निकालना था, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने कहा था 21 पे क्या रिजल्ट आएगा। तो इसका जो हमारे पास 1/1 प्लस ई की पावर, जो हमने हाइपोथेसिस कैलकुलेट किया था, तो उसका आंसर हमने एज्यूम किया था कि 5.9 आ गया। तो फाइनल वैल्यू इसकी कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। दो आंसर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा सही है। 21 तो नहीं आ सकता ना। अच्छा, इसका फाइनल आंसर जो आएगा, हाँ ये देखो 0 और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल थोड़ी है। ई की पावर लगाओ, कैलकुलेटर आपके पास है, इसको कैलकुलेट करो, आंसर 0 और 1 के दरमियान ही आना चाहिए। इसके अलावा आ रहा है तो समझ लो कहीं गलती कर रहे हैं आप। तो एक दो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, हाँ ये दानियाल ने सही आंसर दिया, क्योंकि इनका आंसर मैच कर एक और स्टूडेंट से। तो आई वुड प्रेफर दिस आंसर। इन्होंने कहा 0.0, ठीक है, 027, ये आंसर आ रहा है। तो ये दो तीन स्टूडेंट का है, इस वजह से मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया। यानी हमारे हाइपोथेसिस की वैल्यू आ गई 10। अब आप बताइए ये 0.5 से बड़ी है या छोटी है? आप कहेंगे छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं 0 क्लास से कैटेगराइज कर दूँ, बस ये करना है हमें। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। हाशिर आपका भी सही आंसर है। 0 1 से बड़ा कैसे आ सकता है? जब हम हाइपोथेसिस फंक्शन, ये वैल्यू तो आ सकती है, ये जो हमने पहली हाइपोथेसिस यूज किया था, लेकिन जो वैल्यू हमने सिग्मॉइड में रख दी तो वो 0 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गई बात। ये अब थीटा निकालने का तरीकेकार क्या होना चाहिए? अब सवाल यहाँ पे ये रहा सर, कैटेगराइज कैसे करेंगे? बता तो दिया मैंने कि 0.5 थ्रेशोल्ड बना दिया हमने। वी मेक दैट 0.5 एज अ थ्रेशोल्ड। जब आपका फाइनल यानी सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट, फाइनल सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट 0.5 से छोटा आएगा तो वी विल से दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, और जब बड़ा आएगा तो वी विल से दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको डिसाइड करेंगे। सही बात समझ। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 0 और 1 के दरमियान आएगा, तो 0 1 के दरमियान माइनस वैल्यू कैसे होगी? आप गौर नहीं कर रहे जुमलों पे। अस्सलाम राफिया, वालेकुम सर। अनिसा, नहीं नहीं सर, ई पे जो है माइनस आना चाहिए, मैं ये कह रही माइनस नहीं आना चाहिए ना, हूँ। ये क्या? सर ई की पावर पे। हाँ, ई की पावर में माइनस आ सकता है, यहाँ पे माइनस सर आ वहीं सकता पे है। बात करें जी जी, यहाँ पे माइनस आ सकता है, क्योंकि ये वैल्यू तो जो सर कह, जब सुने सुने, पहले मैं आपको कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आपको जवाब दूंगा आपके सवाल। देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है एच ऑफ थीटा, आपसे मैं सवाल लूंगा अभी, पहले मैं कंप्लीट कर दूँ। मैं सवाल तो समझ गया हूँ, तो शायद आप कुछ और भी कहना चाह रही हैं। 1 प्लस ई की पावर, और ये जो है ये है थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स, राइट। और ये जो थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स है, सिर्फ थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, ये हम देख चुके हैं बार बार, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स है, राइट। अब यहाँ पर जो हम x प्लग करते हैं, इट इज नॉट एसेंशियल कि x भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हमें इससे कोई कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि थीटा भी पॉजिटिव नेगेटिव, देखें इस चीज पे कोई कंडीशन नहीं है। थीटा क्या होगा, थीटा 1 क्या होगा, x क्या होगा, ये माइट भी नेगेटिव भी हो सकते हैं। थीटा नॉट थीटा 1 नेगेटिव भी हो सकते हैं, x भी नेगेटिव हो सकता है। ये जो हमारे पास मिसाल के तौर पे मैंने जो हाइपोथेसिस ऊपर वाला पार्ट जनरेट किया है वो है -5 प्लस -1.5 ऑफ एक्स। सपोज कर लो ये मेरे हाइपोथेसिस है जो ई के ऊपर वाला पार्ट है, जैसे आपने पूछा था अभी उसके बारे में। अब अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे बताइए 9 पे आंसर क्या होगा, 9 पे आंसर क्या होगा सपोज करो, तो आप पहले 9 के लिए अपर पार्ट कैलकुलेट करेंगे ना, तो 9 के लिए करेंगे तो यहाँ रखेंगे -5 -1.5 इंटू 9, राइट, इंटू 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5 और 5 18.5, लेकिन माइनस का 18.5। ये समझ में आती है बात? अब आपने कहा कि मेरे पास जो इसका अपर पार्ट है वो माइनस का 18.5 आया है, -18.5। सिग्मॉइड फंक्शन में मैंने आपसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसको भी आप जरा गौर करिएगा कि जो इसका पावर वाली टर्म है यानी थीटा एक्स, जो ई की पावर वाली टर्म है, ये बिलोंग करता है, मैं थोड़ी देर पहले बता के गया हूँ, रियल वैल्यू से।
आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा रियल वैल्यू किसे कहते हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल। कॉम्प्लेक्स को अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो बाकी जब मानदा सारे नंबर रियल होते हैं, उसमें रैशनल इरेशनल होते हैं। नंबर थ्री में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है जो पावर है वो नेगेटिव हो सकती है। अब सवाल ये है कि डर ये लग रहा है कि नेगेटिव होगा तो इसका आउटपुट कभी भी नहीं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिग्मॉइड फंक्शन एक ऐसी चीज ढूंढी गई है जो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। इसका आंसर आप कुछ भी पुट कर लें पावर पे, इसका आंसर 0-1 के दरमियान रहेगा। कैलकुलेटर आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, यू कैन पुट द वैल्यू एंड चेक दिस रिजल्ट्स ना, तो आप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी सर, 11 स्लाइड में माइनस लगा हुआ। अरे नहीं भाई यासिर, माइनस किसके साथ, सिग्मॉइड का आंसर नहीं आ रहा है। माइनस हाइपोथेसिस जो अपर पार्ट है उसका आ सकता है। मैं आपको अभी 11 जी स्लाइड, सर, वो एक्चुअली 11 स्लाइड में ना ई की पावर पे QTX के साथ माइनस लगा हुआ है। वो तो फॉर्मूले का ही माइनस है ना। वो वही तो वो हाँ वो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइनस अच्छा के अच्छा साथ। अच्छा अच्छा सॉरी, वो अगर आपका कहने का मकसद ये है तो फिर मैंने यहाँ गलत लिखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्चुअल फार्मूला जो है 1/e की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ जी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर यही कह रही थी मैं भी उस टाइम कि अगर यहाँ माइनस करेंगे तो फिर 0.999 वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो माइनस हटाने से 2.7 आ रहा है। माइनस जरूर लगाएं, ये तो फार्मूले का माइनस है ना, मैं गलती कर गया, सही किया आपने, करेक्शन की। सही हो गया, आप समझ में आ गया सबको। ये माइनस फार्मूले का माइनस है भाई, ये तो होना ही होना है। जो भी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होके आएगी, चाहे माइनस या प्लस, अगर इसकी वैल्यू प्लस आ रही है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर माइनस आ रही है तब भी माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी। थैंक यू करेक्शन के लिए। सही है, अब मेरे ख्याल ये समझ आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी स्लाइड्स को लेके। अच्छा जनाब, अब ये सारी बातें इसने यहाँ पे, वो जो मैंने आपको समझाई है ना, एक एग्जाम्पल लेके उसने यहाँ समझाया। कहता है कि अगर हम सॉल्व करें और हाइपोथेसिस की वैल्यू फाइनली हमारे पास 0.7 आ जाएगा, और सुनिएगा 0.7 आ जाए, यानी ये जो हाइपोथेसिस है ना एच थीटा, ये बेसिकली फाइनल रिजल्ट है हमारा, जो कि सिग्मॉइड फंक्शन से सॉल्व होके आया है एच थीटा। यानी आपने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। इसको इन्होंने कहा कि दूसरे लफ्जों में कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये सिग्मॉइड फंक्शन कुछ इस तरह का है, तो हम कह रहे हैं 0.7 का मतलब ये है कि 0.5 से ऊपर का वैल्यू। 0.7 यहाँ कहीं कैलकुलेट हुआ है, ये सिग्मॉइड फंक्शन का आंसर है। तो 0.7 का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% ये कहती है कि आप कैटेगरी नंबर 1 की तरफ है। समझ आई बात है। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं टेल अ पेशेंट दैट दे हैव अ 70% चांस आर ट्यूमर बीइंग मिलिंगर। तो ये कहता है कि 70% चांस है कि क्योंकि 0.7 ऊपर की तरफ जा रहा है तो 70% चांसेस उसको है, और अगर ये 0.5 से नीचे होगा तो इसी तरह से हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। तो ये कुछ आंसर है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही जो आपने अभी लिखा है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की है कि अगर y 1 हो, ठीक है, x और उसके अगेंस्ट में x निकाल रहे हो, यानी 1 हो और x निकाल रहे हो, y 0 हो तो x निकाल रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होता है। तो ये मैं अभी स्लाइड को मिस कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से बोझ पड़ जाएगा, तो उसको मैं छोड़ के जो बात हमने की उसी को प्रेजेंटेशन वहाँ पे इन्होंने कर दी। अब आइए डिसीजन बाउंड्री। ये तो एक बात इन्होंने समझाई, और डिसीजन बाउंड्री हर दफ़ा ऐसी तो होगी नहीं कि आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ करें, वो तो डेटा पे जो आपकी डिसीजन बाउंड्री होती है ना, मैं आपको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे डेटा के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है कि आपका डेटा कुछ इस तरह से है, गौर से सुनिएगा, कि एक डेटा जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड हुआ है और एक डेटा जो है इस तरह से स्कैटर्ड हुआ है। जो हम काम कर रहे हैं ना उसका मेन मकसद क्या है, मैं आपको इससे पहले एक और डायग्राम शो कर देता हूँ कि अगर आपका डेटा जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक डेटा यहाँ पर यूँ है और एक डेटा आपके पास ये है। डेटा तो यही होगा ना, वो तो हम इसको कह रहे थे कि तुम्हारी क्लास जो है वो ये है। अगर अगर ये दो डेटाज हैं तो एक्चुअल मकसद हमारा ये है कि इनके दरमियान में एक ऐसी बाउंड्री बना दी जाए कि एक जो है वो एक क्लास में बिलोंग करता हो और दूसरा जो है, ये मैं अब ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ।
तो हम एक ऐसी बाउंड्री डिजाइन कर दें, एक ऐसी दीवार लगा दें कि वो ये कहे कि अगर हमारे टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू इस बाउंड्री से ऊपर आ जाए तो वो इसी क्लास से बिलोंग करती है, और अगर टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू इस बाउंड्री से नीचे आ जाए तो वो इस क्लास के अंदर डिजाइन करती है। तो उस बेसिस पे आपको ये बाउंड्री ढूंढनी है जो सिग्मॉइड फंक्शन से ढूंढी जा रही है। तो इसके लिए अब हम आगे जो काम कर रहे हैं वो ये है कि कहता है गिव डिसीजन बाउंड्री क्या है, गिव्स अ बेटर सीन ऑफ व्हाट द हाइपोथेसिस फंक्शन इज कंप्यूटिंग। यानी जो हाइपोथेसिस फंक्शन है, यानी अब इसको अगर हम विजुअलाइज करने की बात करें तो एक्चुअल में हाइपोथेसिस, ये तो बात समझ में आती है कि हमारे पास ऐसी कोई थ्रेशोल्ड होगा जिसके ऊपर चले जाएं तो वो 1 की तरफ। तो एक्चुअल में ये जो बाउंड्री बनती है ना, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटास के ऊपर होती है कि डेटा जो है वो क्या है आपके पास। तो वो बात यहाँ पे कह रहा है कि गिव अ बेटर सीन ऑफ द व्हाट द हाइपोथेसिस फंक्शन इज कंप्यूटिंग। मैंने हाइपोथेसिस फंक्शन क्या चीज कंप्यूट करता है, better understanding of the what the hypothesis function look like. One way of using the sigmoid function is when the probability of y being 1 is greater than 0.5, then we can predict the value of 1, else we predict the value of 0. ये बात तो अभी हमने पढ़ ली, ये बात उन्होंने यहाँ पे की है, मतलब मैं स्लाइड मिस की ना हुई कि अगर y 1 है किसी x की वैल्यू के ऊपर तो आप उसको यानी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, ठीक है, अगर 1 के लिए है और किसी थीटा आपने जो भी तय किया हुआ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो 0 के लिए प्रेडिक्ट होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 के बराबर है। प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, अब मैं इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, तो टाइम हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के अगर अंदर 3 इवेंट्स हैं, यानी एक एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर अगर 3 इवेंट्स हैं, तो 3 इवेंट्स कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बकेट है और उस बकेट के अंदर से उसके अंदर बॉल है, 3 डिफरेंट कलर की बॉल है उसके अंदर, और कुछ इस तरह से है कि एक रेड है, एक वाइट है, एक येलो है, मिक्सिंग हुई है सब में। आपसे कहता है कि आप इसमें एक बॉल पिक करें और वो बॉल रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस बॉल की कि वो पिक हो तो वो रेड हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड हो, तो यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा उसको, ठीक है, तो रेड की एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वाइट हो, तो वाइट की एक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो आपका फेवरेबल इवेंट होता है डिवाइड बाई टोटल। अगर इसके अंदर रेड की 6 बॉल्स हैं और टोटल 15 बॉल्स हैं तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल की। और अगर इसके अंदर वाइट की जो है वो 4 बॉल्स हैं और टोटल 15 है तो ये वाइट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसमें अगर येलो जो है वो 7 बॉल हैं और टोटल 15 है, 6 4 17 ज़्यादा हो गए, तो ये मैं कह देता हूँ 5 बॉल हैं येलो की, तो टोटल ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाई 15। तो होता ये है कि जो इसके इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट के इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका समीशन हमेशा 1 के बराबर होता है। ये सबको पता होगा, सबने प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा होगा। जैसे हेड एंड टेल 2 इवेंट हैं एक एक्सपेरिमेंट के, तो वो यही बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास, जो मैंने इसको मिस कर गया था, मैं जानबूझ के कि भाई उस पर कि 1 जो है अगर आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है किसी x वैल्यू पे, और 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उन डेटा सेट के ऊपर, इन दोनों का समीशन जो है वो 1 होगा। और अगर किसी एक की निकालना चाहें तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, अभी हम इस पर गेम प्ले नहीं कर रहे कि भाई क्या हो रहा है। तो वो बात हम जो कर रहे थे वो यहाँ पे उसने बता दी कि भाई कि अगर आपका 0.5 से बड़ा है तो 1 और 0.5 से छोटा है तो वो 0 प्रिडिक्ट कर दिया जाएगा। प्रिडिक्ट का वर्ड आता है तो प्रोबेबिलिटी का वर्ड समझ में आता है। When is it exactly that hypothesis is greater than 0.5? Look at the sigmoid function. Gz is greater than or equal to 0.5 when g is greater than or equal to 0. g is greater than equal to 0. अब ये जुमला जरा गौर से पढ़ लें क्योंकि आगे हमें इसी के बेसिस पे बहुत सारे काम जो है करने हैं। आपको ये नजर आ रहा होगा कि उसने कहा कि लुक एट द सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन को आप देखें तो gz is greater than or equal to 0.5, ठीक है, gz is greater than or equal to 0.5, यानी gz जो है 0.5 से बड़ा है या उसके बराबर है
व्हेन z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब वो यानी सिग्मॉइड फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी सिग्मॉइड फंक्शन में अगर हम देखें तो सिग्मॉइड फंक्शन का वो पार्ट जो कि ये ब्लू जो मैंने अब रेड कर दिया है, ये 0.5 से बड़ी वैल्यू दे रहा है अगर आपके पास वैल्यू जो है वो z की 0 या उससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इससे आगे की तरफ वैल्यू, और अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो आपके पास सिग्मॉइड का रिजल्ट जो है, एक्चुअल सिग्मॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्मॉइड का रिजल्ट जो है वो 0.5 से छोटी रिजल्ट है, ठीक है। g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है तो वो वैल्यू जो है वो 0.5 और 1 के दरमियान है, और 0 से छोटी वैल्यू है तो वो रिजल्ट जो है 0 और 0.5 के दरमियान है, आउटपुट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे वो ये कहता है कि सो इफ z इज पॉजिटिव, z का मतलब है वो वैल्यू जो आप x एक्सिस पे रखे बैठे हैं, z का मतलब है x एक्सिस की वैल्यू, तो x एक्सिस की वैल्यू जो 0 से बड़ी है वो पॉजिटिव है और वो वैल्यू जो 0 से छोटी है वो नेगेटिव है। तो कहता है कि सो इफ z इज पॉजिटिव gz इज ग्रेटर देन 0.5 और सो थीटा x दिस वन इज ग्रेटर देन 0, देन h थीटा इज ग्रेटर देन 0.5, यानी अगर अब अभी आपको यहाँ से सारी की सारी मिक्सिंग शुरू हो चुकी है और अब आप सिर्फ शक्लें देख रहे हैं स्लाइड्स की, तो मैं डायग्राम बना के यहाँ समझा देता हूँ कि 1 प्लस e की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ x, यही है ना। देखें जो ग्राफ में हम अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है। अगर मैं हमने अपनी उसमें मैथ्स को इतनी इंपॉर्टेंस कभी देने की कोशिश ही नहीं की ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये जो है वो थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स है, यानी ये लाइन पे थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स है जिसको उसने समटाइम जी भी कहा है, क्योंकि यही जी फॉर्मूले में, और ये आउटपुट ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है कि यहाँ से ये गया और ये यहाँ से कट किया और ये आगे चला गया, ये वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, ये वैल्यू 0.5 के बराबर है, ये मैं लिख नहीं रहा, ये आपको पता होना चाहिए 1 के बराबर है, 0.5 के बराबर है, और ये क्योंकि y एक्स है तो डेफिनेटली 0 होगा। 0 से राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यू, सही है बात समझ आती। तो अब x एक्सिस के ऊपर हमने एज्यूम किया भाई इसकी वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, जो भी ये फॉर्मूला है वो हम अपने सिग्मॉइड फंक्शन को पुट करेंगे, तो वो सिग्मॉइड फंक्शन की लाइन के हवाले से उसने बताया कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होती है, 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब है पॉजिटिव, कोई भी हो लेकिन पॉजिटिव, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव कैलकुलेट होती है या इस फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव कैलकुलेट होती है, तो उसने कहा एक समझाने की बात बता रहे हैं, बाउंड्री पर बनाएंगे कि अगर देखें इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी कैलकुलेट होती है, डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया, तो आंसर जो है इस सिग्मॉइड का 0.5 से बड़ा होगा, ये 0.5 है, देख ही देता हूँ, तो आंसर डेफिनेटली यहाँ पे इस सब का आंसर जो है इस सिग्मॉइड फंक्शन को जो हिट करेगा वो 0.5 से बड़ा ही होगा, देख लें आप यहाँ पे। और अगर वाइस वर्सा की बात करें तो डेफिनेटली अगर थीटा, अभी अगली स्लाइड में आएगा मुझे लगता है, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, जो कि ये वाली है, यानी सम टाइम आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू, इक्वल ना लगाएं इस पे, इक्वल हमने उस वाले को लगा दिया, तो सम टाइम नेगेटिव वैल्यू, तो इस पे जो आंसर होगा हमारे हाइपोथेसिस का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली लेस देन, ठीक है, किसके बराबर होगा, लेस देन 0.5। ये बेसिकली यहाँ पे इसने बताने की कोशिश की है। अब इससे क्या चीज़ अचीव करेंगे अभी देख लेते हैं। अगली स्लाइड में इसका वाइस वर्सा वाले मेथड होना चाहिए, ये भी इन्होंने बता दिया कि अगर इस पूरी की वैल्यू 0 से छोटी है तो y को हम 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी वो वैल्यू जो है वो 0-5 के दरमियान है। अब यहाँ पे इन्होंने एक सवाल दिया, मिसाल के तौर पे ये सिर्फ समझाने के लिए, हम कुछ भी नहीं देख रहे कि हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और हम इसमें एक बाउंड्री कैसे, सिर्फ समझा रहा है आपको कि बाउंड्री बनती कैसे, यानी हम चाहते हैं कि एक बेस्ट बाउंड्री इस तरह बन जाए कि ये 200 में डिवाइड हो जाए और लाइन कुछ इस तरह से हो, क्योंकि लाइन डिपेंडेंट होगी इस फंक्शन के ऊपर। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाए
कि एक पोर्शन जो है वो एक क्लास का और दूसरा पोर्शन दूसरी क्लास का हो। कोई रिजल्ट जो है वो अगर इस बाउंड्री से ऊपर आ जाए तो हम इसको इस क्लास में दे देंगे, और अगर इस बाउंड्री से नीचे आ जाए तो इस क्लास को दे देंगे। ये सिर्फ आपको विजुलाइज करवा रहा है, एक्चुअल में नहीं, बल्कि बाउंड्री बनेगी कैसे। तो इसकी अपनी एक वर्किंग का तरीका है जो हम यहाँ पे वो कहता है कि मिसाल के तौर पे हमने जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन हमने यूज़ किया, कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स, एक x1 और एक x2। गौर से समझना क्या कह रहे हैं। इसमें कहीं भी y, ये जो वैल्यू है ना, अब मैं खुद भी थोड़ा सा आपको समझाते वक्त ये मोहतात हो जाता हूँ कि आप एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, तो वो मुझे ज़रा डर सा लगता है। ये जो इस वक्त x है ना, ये आउटपुट नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स को सिर्फ प्लॉट कर दिया गया है कि इसका रिजल्ट कहाँ होगा। यानी मैं अगर 2 एट्रीब्यूट यहाँ लूँ, सॉरी, एक x1 और एक x2, ये टारगेट क्लास तो ये रहा। तो अगर x1 की वैल्यू 2 है, यानी एट्रीब्यूट x1 की वैल्यू 2 है और ये 5 है मिसाल के तौर पे, ये 3 है और ये 7 है मिसाल के तौर पे, ये 8 है और ये 4 है, ऐसे में मिसाल टारगेट क्लास तो वही होगी 0 1 1 0 जो भी है। इस वक्त जो ग्राफ बना हुआ है ना, मुझे मतलब अगर मैं ना इस तरह से बारीकी में देखूँ तो आप तो अभी तक इसको आउटपुट क्लासेस समझते हो। कहते हैं सर ने तो कहा था कि डिज़ाइन तो यूँ होना चाहिए कि या तो आउटपुट क्लास के साथ बनाएंगे तो या तो वो 0 होगा या 1 होगा, ऐसे ही था ना। इसलिए ये और टारगेट क्लास के साथ बना हुआ ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ 2 क्लास एट्रीब्यूट कंसिडर किया समझाने के लिए कि बाउंड्री होती क्या है। तो ये जो आपको ड्रॉ किया हुआ स्टार, यानी स्टार और सर्कल नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली इन 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान ग्राफ है कि 2 पे 5 है, तो x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 5। एक मिसाल दे रहा हूँ, x की वैल्यू x1 की वैल्यू 3 है तो इसकी, ये ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया हमने। तो इस वक्त यहाँ पे आप किसी को भी इनपुट और किसी को भी आउटपुट ले लें और इन 2 क्लास के दरमियान हमने एक डेटा को ड्रॉ कर दिया। डेटा देखने में कुछ इस तरह, क्योंकि 2 अलग अलग क्लस्टर हैं तो इस तरह देखने में हमें नजर आ गया। 2 पैटर्न है इसके अंदर। एक्चुअल में इन एट्रीब्यूट के बेसिस पे 2 पैटर्न हैं, ठीक है। उन पैटर्न को इन्होंने थोड़ा सा सेपरेट करके समझा दिया। हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि इनके दरमियान एक लाइन ऐसी बाउंड्री बनाएं जो इन दोनों को अलग करे, और जब हमारी वो बाउंड्री बन जाए तो उससे बड़ी वैल्यू जो है ऊपर की क्लास में, उससे छोटी वैल्यू नीचे की क्लास में आ जाए। इट्स वेरी ट्रिकी ना, समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। तो ये सिर्फ एक आसानी के लिए बहुत सादा सा फंक्शन पिक किया उसने। कहा हमने उन एट्रीब्यूट की बेसिस पे डेटा बनाया, अब इसको हम अगर हमारी बाउंड्री क्यों बन जाए, सपोज करो गलती से ऐसी बाउंड्री बना दें हम, तो क्या ये हमारे लिए फिजिबल होगा कि मैं अगर कोई हमारे इनपुट डेटा के ऊपर रिजल्ट अगर यहाँ कैलकुलेट हो जाता है तो मैं इसको किस क्लास से रिप्रेजेंट करूँगा, ब्लू वाले से या रेड वाले से? लेकिन हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये तो इस साइड पे इसके नीचे वाले पार्ट में तो सारी की सारी क्लास एग्जिस्ट करती है, ब्लू भी और रेड भी और ऊपर भी। तो कोई नया प्रिडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि एक क्लास का डेटा एक तरफ और दूसरी क्लास का डेटा दूसरी तरफ, ऐसी बाउंड्री आपको डिजाइन करके दें। तो बाउंड्री की डिजाइनिंग टोटली डिपेंड करता है डेटा सेट पर। अगर ये यही डेटा यूं होता, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, डेटा अगर हम जो x1 x2 बना रहे हैं, x1 x2 बना रहे हैं, तो ये डेटा अगर यूं बना हुआ होता, लेट्स सपोज, सॉरी इसको सर्कल कर देते हैं, कि अब आपकी बाउंड्री इस तरह फिजिबल थी नहीं। आप कहेंगे अब बाउंड्री क्यों बननी चाहिए, आपका फंक्शन ऐसा हो जो बाउंड्री इस तरह बना रहा हो ताकि इसके ऊपर वाला इस क्लास से, नीचे वाला इस क्लास से बिलोंग करता है। इवन के, सॉरी मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदगी में ले गया कि इवन कि अगर x1 x2 का डेटा, तो डेटा पे डिपेंडेंट है ना किस तरह का पैटर्न है। अगर x1 x2 का डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये एक सेट ऑफ डेटा है, डेटा के बारे में किसी को क्या पता कैसा डेटा आना, और ये दूसरा सेट ऑफ डेटा है, ये जो बाहर वाला डेटा है, ये दूसरा सेट ऑफ डेटा है, सॉरी। अब अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें इसके ऊपर बाउंड्री, तो आप कहेंगे बाउंड्री तो ना ये लाइन है ना ये लाइन है, बल्कि आपको कोई बाउंड्री ऐसी मिलनी चाहिए जो इस तरह का सर्कल हो। जब सर्कल के अंदर फॉल कर जाए तो इस क्लास से, सर्कल के बाहर रहे तो इस क्लास से। तो ये टोटल बाउंड्री डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये इस वक्त थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री है क्योंकि ये नॉन लीनियर है। हम तो लीनियर पर रहेंगे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बाउंड्री तो किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करती है आपके डेटा के ऊपर। तो
पहली बात मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में ये बताई कि आपका इस वक्त जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, इज नॉट रिगार्डिंग द टारगेट क्लास। ये किसी भी दो एट्रीब्यूट को उठा के मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसलिए डेटा ऐसा नजर आ रहा है। अगर ये टारगेट क्लास के साथ होता तो फिर वैसे ही होता है जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि वो 1 या 0 पे होता है। लेकिन क्योंकि हम बाउंड्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब बाउंड्री को समझने जा रहे हैं कि बाउंड्री बनती कैसे है, उसको विजुलाइज करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी नीड द बाउंड्री एज पर द डिस्पर्जन ऑफ द डेटा। जैसा डेटा होगा वैसी बाउंड्री चाहिए। और वो इक्वेशन जो है वो हमारा, अब ये जो इक्वेशन इसने यहाँ पे कंसीडर की है, इसीलिए दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट x1 और x2 है। इसने कहा ये मेरे पास वो फंक्शन है जो इनर पार्ट ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन है, यानी थीटा ट्रांसपोज ऑफ x। ये वो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसका सिग्मॉइड हम निकालेंगे। अब इसने यहाँ समझाया क्या, ये देखने के बाद पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, जाहिर है आप बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ओके ओके ओके, गुड है। अच्छा जनाब, मैंने आपसे समझा जैसे पढ़ाना भी मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग है, ठीक है, इसका कोड इसलिए आसान है कि कोड तो कोई भी लिख ले, कोड लिखने में क्या है, पाइथन की क्लासेस उठाओ लिख दो। वेरी गुड भाई राफी। अच्छा जनाब, नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके लिए बाउंड्री कैसे बनेगी। आइए अगली स्लाइड पे जाते हैं। नाउ इसने कहा कि करना क्या है, देखिए सारी चीज़ें ना सपोजिशन पे चल रही है। अभी मैंने क्योंकि कॉस्ट फंक्शन नहीं बताया, कोई चीज़ नहीं बताई, तो मैं सारी चीज़ें इसकी इस वक्त सपोजिशन पे करूँगा। तो जो बेसिकली बुक में दी हुई है या कहीं से भी, ये स्लाइड्स जो है ना, ये स्लाइड्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एंड्रयू एनजी की स्लाइड्स हैं, आप उनके लेक्चर भी सुन सकते हैं। अच्छा जनाब, तो सपोज उसने किया कि जो मेरा यहाँ पर फंक्शन ये है, इसमें क्योंकि x1 x2 की कुछ वैल्यूज हैं, वो तो अभी हमने दी नहीं डेटा के साथ पे, लेकिन कुछ ना कुछ x1 x2 की वैल्यू भी होंगी, लेकिन थीटास की वैल्यू चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। ये हम निकालेंगे कॉस फंक्शन से, जैसे हमने लीनियर रिलेशन में निकाला था, उसी तरह यहाँ पर भी हम कॉस फंक्शन बनाने जा रहे हैं थोड़ी देर। अभी आपको उससे प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। तो कहता ये है कि थीटा नॉट इज इक्वल टू, सपोज किया है, देखो ऊपर लिखा हुआ सपोज -3 आसानी के लिए, और होगा ऐसे ही फ्यूचर में भी, वो खुद भी ऐसे ही करेगा। थीटा 1 को 1 लिया है और थीटा 2 को भी 1 लिया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप इसको देखें, मैं लिख देता हूँ, थीटा नॉट -3 है, तो जी के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा, जी के अंदर वो बनेगा -3, अगर आपको समझ आ रहा है, फिर होगा +1 ऑफ x1, तो ओनली x1, ये प्लस है, ओनली x1 क्योंकि थीटा 1 1 हो गया, एंड प्लस अगेन थीटा 2 भी 1 है, तो ओनली x2। ये हमारे पास इनर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। कहते हैं सो आवर पैरामीटर वेक्टर्स, आपको अगर वेक्टर के बारे में पता हो, जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर कहलाता था, या कि अगर हम किसी वेक्टर को यहाँ से प्रेजेंट करते हैं ओरिजिन से और कहते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए अगर 2 डायमेंशनल है तो हम x1 x2 जो है वो x1 x2 लिखते हैं यहाँ पे। इस तरह से वेक्टर को प्रेजेंट किया, वेक्टर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ रॉ और कॉलम, इन सिंगल रॉ सिंगल कॉलम। ये एक वेक्टर हमारा थीटा का मिल गया, जो किसके बराबर है, -3 1 और 1। ये हमने यहाँ पे थीटा को कंसीडर कर लिया। ये अपनी मर्जी से किया है भाई। आप पूछ सकते हैं कि सर अपनी मर्जी से क्यों किया, बिल्कुल अपनी मर्जी से किया। ये थीटा बाद में आप किसी कॉस फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए इस थीटा को मैंने कंसीडर किया। कहता है व्हाट डज दिस मीन, द z हेयर बिकम दिस वन। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं, वी प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1, हम y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट करेंगे, और सुनिएगा। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात जो पीछे मैं करवा के गया, कहाँ गया ये, हाँ ये बात स्लाइड, हाँ इसी स्लाइड में लिख देता हूँ कि आपके पास जो g का फंक्शन था और इसके अंदर लिखा हुआ क्या था, थीटा नॉट। अब मैं थीटा नॉट की जगह पे बाकायदा इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये g ऑफ थीटा नॉट विच इज इक्वल टू -3। -3 के साथ x नॉट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x नॉट जो लगाया है ना इन्होंने, x नॉट या नॉर्मली
मतलब मैं इसलिए कंफ्यूज होता हूँ कि एक एक चीज़ यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लिख दूँ तो आप बाद में कंफ्यूज तो होना ही है ना आपने। लिखते हैं किस तरह से हम लोग थीटा नॉट जो एक्चुअल लिखते हैं थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स अगर सिंगल वेरिएबल है, और अगर एक वेरिएबल बढ़ गया है तो थीटा 2 ऑफ थीटा 2 ऑफ एक्स। ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इसके साथ ना ऑलवेज x नॉट होता है, एडजस्टमेंट के लिए लिखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आप लिखें ना लिखें इसलिए ज़रूरत नहीं होती। इसने लिखा है यहाँ पे तो आप इस पर कंफ्यूज होना है। इस x नॉट की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। वो कैसे 1 होती है आपको अभी थोड़ी देर पहले याद आ जाएगा। मैंने जब फंक्शन लिखा था वहाँ पे 1 लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे x1 लिखा था और इसकी जगह पे x2। ये जो 1 है ना, ये बेसिकली शो करता है x नॉट की वैल्यू को। तो अगर मैं यहाँ पे x नॉट लिख रहा हूँ तो ये ऑलवेज 1 है। अब ये क्योंकि फॉर्मेशन है तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो लिख रहा था उससे मैं हट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। कहता ये है कि हमारे पास जो सेट होके फंक्शन बना है वो है -3 प्लस x1 राइट एंड प्लस x2, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 जो है वो 1 के बराबर। अगर मैं इसको अपने सॉरी इक्वल पे निशान होना चाहिए, अपने सिग्मॉइड फंक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस फिर उसके बाद ब्रैकेट और z की जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा क्या -3 प्लस x1 और प्लस x2 राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये फंक्शन जो भी होगा वो ई की पावर बन जाएगा। इसने कहा कि गौर सुनना क्या कह रहा है, द z here become this one, यानी ये चीज़ जो है वो z के बराबर है, उसको नोटेशन वाइज वो कह रहे हैं, ठीक है। अब आइए, आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हमने एक बात यहाँ पे तय की 1 प्लस ई की पावर अगर माइनस जी था, तो थोड़ी देर पहले हमने एक बात यहाँ पे तय की कि ये मेरा अगर सिग्मॉइड फंक्शन है और ये 0.5 है और ये लगभग 1 है और ये लगभग 0 की तरफ मूव कर रहा है, ये 0.5 है, तो ये जो z है z अगर 0 से बड़ा हो तो सिग्मॉइड का आंसर इस तरफ जाएगा, 0.5 से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर z का आंसर छोटा हो तो सिग्मॉइड का वैल्यू जो है वो इस तरफ आएगी। ये बात तो तय हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू, और सुनिएगा, इसकी वैल्यू ये z है, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो, यानी आप x1 और x2 की वैल्यू इसमें पुट करें जो भी डेटा में दिया हुआ है, और वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा 1 की तरफ। और अगर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0.5 है, यानी मैं इसको 0.5 भी नहीं कहता हूँ, कि अगर ये वैल्यू जो कैलकुलेट की है आपने, ये वाली z की वैल्यू, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी इससे बड़ी वैल्यू आ जाए यहाँ से, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट जो है ना, यानी मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने चांस ले रहा हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करता हूँ जो कि z के बराबर है, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करूँ और इसकी वैल्यू z की वैल्यू इस लाइन में पॉजिटिव साइड पे आ जाए, तो मुझे पता है कि इसका आंसर 1 प्रिडिक्ट होगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी इस तरफ आ जाए z की वैल्यू, तो वो बेसिकली 0 प्रिडिक्ट होगा, ठीक है। तो एक मिनट पहले अच्छा जनाब, तो ये बात हमने किस स्लाइड में पढ़ी थी, मैं भी ये भी दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं इधर वापस आ जाता हूँ। आपको ये बात मैंने किस स्लाइड पे बताई थी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। जी वाली बात ना आ जाएगा, भी आ जाएगा। स्लाइड नंबर ये रहा, इस स्लाइड पे मैंने आपको समझाया था कि अगर देखिए थीटा एक्स जो है ना बेसिकली जी है, अगर वो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस का कंप्लीट आंसर, इस हाइपोथेसिस का कंप्लीट आंसर 0.5 से बड़ा होगा, और अगर ये छोटा हो तो छोटा होगा। तो इस बेसिस पे उसने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है और बताने की कोशिश की है आपको। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, मैं पूरा हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने जा ही नहीं रहा। मैंने कहा अगर ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट 0 से बड़ा आ जाता है तो पूरा हाइपोथेसिस डेफिनेटली 0.5 से बड़ा होगा, और अगर सिर्फ ये वाला पार्ट 0 से छोटा आ जाए
तो पूरा हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो 0.5 से छोटी हो। तो अब जरा अगली स्लाइड को देख लेते हैं, इस बेसिस पे क्या कह रहा है। कहता है वी प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1, y 1 प्रिडिक्ट करेंगे, यानी आउटपुट 1 प्रिडिक्ट करेंगे अगर इस पूरे की वैल्यू जो इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, अगर वो 0 से बड़ी हो जाए। अब ये शायद समझ में आ रहा होगा। तो हमने कहा कि अगर वो 0 से बड़ी हो जाए तो इसको हम 1 प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखिए इसने एक्सक्लूसिवली लिखा है इफ y इज इक्वल टू 1, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इफ y इज इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे कि हमारे इसकी वैल्यू जो है, ये z कहला रहा है हमारा इस वक्त, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसने इसको 0 से बड़ा लिख दिया। भाई 2 मिनट रह गए, आपको सवाल दिले तो वरना मिट जाएंगे वो। अच्छा सर इसका मतलब ये है कि फंक्शन से पहले ही पास करने से पहले हम पता, जी 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 बिल्कुल, ये हाशिर साहब ये बात आपकी बिल्कुल, यही मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि फंक्शन पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप जी निकाले पता चल जाएगा आंसर किस तरफ है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया ना आपके लिए, बिल्कुल क्लियर है, आपने एग्जैक्टली सही बात की है हाशिर साहब। एवरीवन के पास आइए तो आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो इसलिए इसने कहा कि y अगर 1 प्रिडिक्ट करना है तो आपका z फंक्शन, दिस इज कॉल्ड z विच इज थीटा ट्रांसपोज ऑफ x, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होगा तो इसने यहाँ पे क्या किया कि इसको 0 से बड़ा, यानी जो 1 शब्द थे वो हटा दिए यहाँ से, और उसके बाद क्या, ये 0 से ग्रेटर होगा। उसके बाद इस 3 को उठा के राइट पे ले गया, 3 को उठा के राइट, क्योंकि 3 नेगेटिव में था, उसको राइट पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो भी मैं शो कर देता हूँ, शायद इसने किया भी होगा। हाँ ये रहा। तो इसने कहा कि y इज इक्वल टू 1, और उसके बाद अगली स्लाइड में इसने क्या किया कि उस वैल्यू को राइट पे ले गया। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको इसी जगह पे समझ आ जाए, ये वाली स्लाइड पे। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये फर्दर सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x1 इज प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दिया हमने। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जब मेरे पास x1 और x2 दोनों की वैल्यू का समीशन 3 या 3 से बड़ा हो तो मैं उसको 1 प्रेडिक्ट करूंगा। मतलब कितना आसान हो गया कि x, यानी जो एट्रीब्यूट आपके लिए ये बंद होने वाला है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी जो x1 है और जो x2 है, इसका जो भी डेटा दिया हुआ था, अब हमने बाउंड्री बना ली, बाउंड्री बनाऊंगा भी, डिजाइन करूंगा, इनका समीशन करस्पॉन्डिंगली समीशन, जिसका समीशन 1 3 से या 3 से बड़ा हो तो उसको मैं क्लास 1 में क्लासिफाई कर दूंगा। इतना आसान कर दिया इसने। और उसके बाद कहा कि अगर बड़ा या इक्वल हो, तो मैं इसको इक्वल के साथ लिख दूं, इज इक्वल टू इक्वल, तो ये मेरी बाउंड्री लाइन होगी। गौर सुनिएगा कि अगर इससे बड़ा, इस 3 से बड़ा होगा तो मैं 1 प्रिडिक्ट कर दूंगा, और अगर इस 3 से छोटा होगा तो मैं 0 प्रिडिक्ट कर दूंगा। 3 जो है खुद 3 इक्वल के साथ बाउंड्री लाइन होगी। ठीक है, कहाँ से लिया, मैंने थोड़ी लिया भाई, क्वेश्चन में लिखी हुई थी ना, ये क्वेश्चन थी।